नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें खौफ है, बेहिसाब ताकत है और एक पिता की अपने बेटों के लिए लड़ी गई एक नामुमकिन सी लड़ाई है। जी हाँ, आज बात होगी भारत के अपराध और राजनीति के एक ऐसे काले अध्याय की जिसकी कहानी ने न सिर्फ सिवान बल्कि पूरे बिहार में डर का एक नया ही माहौल बना दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 2004 की एक रात से। जगह थी बिहार का सिवान शहर। जरा सोचिए, रात के 8 बजे हैं। एक परिवार अपनी किराने की दुकान पर बैठा है। तभी कुछ गुंडे अंदर घुसते हैं। वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रंगदारी मांगते हैं, और वो भी उस इलाके के सबसे बड़े नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर। खैर, दुकान वाले किसी तरह उन्हें डराकर भगा देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इसे अपनी तौहीन समझकर सिर्फ आधे घंटे में वापस लौटते हैं, और रात 9 बजते बजते दुकान से 3 भाइयों को उठा लिया जाता है। महज 1 घंटे के अंदर एक आम सी रात एक भयानक सपने में तब्दील हो चुकी थी। उन तीनों को अगवा करके पास की ही एक गन्ने के खेत में ले जाया गया। वहां इंसाफ के नाम पर एक ऐसा खौफनाक खेल होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, ये कोई आम गुंडागर्दी का मामला नहीं था। ये था सत्ता का खुला प्रदर्शन। कुछ ही देर में आरजेडी के उस वक्त के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन खुद वहां पहुंचते हैं और अपना दरबार लगाते हैं। दरबार मतलब एक तरह की अपनी खुद की अदालत, जहां जज, जूरी और जल्लाद सब वो खुद ही थे। और फिर उस दरबार से एक ऐसा हुक्म आया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोनों को एसिड से नहला दो। बस इस एक लाइन ने गिरीश और सतीश की किस्मत तय कर दी थी। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की सारी परिभाषाओं को पार कर गया। गिरीश और सतीश को एक पेड़ से बांधा गया और उन पर तेजाब डाल दिया गया। बताया जाता है कि हवा में धुआं और जलते हुए जिस्मों की गंध फैल गई। उनके तीसरे भाई राजीव को ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने पर मजबूर किया गया, और फिर फिरौती के लिए उसे बंधक बना लिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, नहीं, ये एक संदेश था हर उस इंसान के लिए जो शहाबुद्दीन को चुनौती देने की हिम्मत करता। लेकिन इसी अंधेरे और खौफ के बीच एक आवाज ऐसी थी जिसने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। 3 दिन बाद राजीव किसी तरह उन लोगों के चंगुल से भाग निकला। उसने घर पहुंचकर अपने पिता चंदा बाबू को पूरी आपबीती सुनाई। अब चंदा बाबू जानते थे कि वो किससे टकराने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटों को इंसाफ दिलाने की ठान ली। जब चंदा बाबू पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे तो एक डरे हुए पुलिस अफसर ने उन्हें यही कहा, ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि उस पूरे सिस्टम पर शहाबुद्दीन का खौफ किस कदर हावी था। लेकिन चंदा बाबू वो डरे नहीं, रुके नहीं। इंसाफ का रास्ता, जैसा कि अंदाजा था, बहुत मुश्किल था। लोकल थाने ने तो डर के मारे एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया। फिर वो एसपी के पास गए, फिर डीआईजी के पास, और आखिरकार जब ऊपर से दबाव आया तब जाकर कहीं मामला दर्ज हुआ। सोचिए, एक अकेले पिता का ये साहस था जो उस पूरे सिस्टम से लड़ रहा था, जो एक अपराधी के सामने घुटने टेक चुका था। चंदा बाबू की जिद और इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह उनके अपने बेटे राजीव रोशन के बयान के दम पर केस ने रफ्तार पकड़ी और आखिरकार अदालत तक पहुंच गया। लेकिन इंसाफ की जो एक उम्मीद जगी थी उससे भी बेरहमी से कुचल दिया गया। राजीव को 19 जून को कोर्ट में गवाही देनी थी, और ठीक 3 दिन पहले 16 जून को उस हत्याकांड के आखिरी और सबसे अहम गवाह को गोलियों से भूनकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। खैर, वक्त बदला, बिहार में सरकार बदली और शहाबुद्दीन गिरफ्तार भी हुआ, पर उसकी ताकत वो कम नहीं हुई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। शहाबुद्दीन की जेल की कोठरी उसका नया दफ्तर बन गई। सिवान जेल एक तरह से उसकी अपनी अदालत बन चुकी थी। शाम 4 बजते ही लोग लाइन लगाकर साहब से मिलने आते थे, अपने जमीनी विवाद सुलझवाते थे और फरमान लेकर जाते थे। और जेल प्रशासन, वो सब कुछ बस बेबस होकर देखता रहता था। आखिरकार साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उसे दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने सिवान पर उसके सीधे कंट्रोल को कुछ हद तक तोड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। इतने संगीन इल्जाम, हत्या, अपहरण, आतंक, दर्जनों केस थे। लेकिन इस तेजाब कांड जैसे मामलों में शहाबुद्दीन को कभी फाइनल सजा हो ही नहीं पाई। 2021 में कोविड की वजह से उसकी मौत हो गई।
अपने किए गए गुनाहों का पूरा कानूनी हिसाब दिए बिना। पर ये कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसकी राजनीतिक विरासत वो आज भी जिंदा है। उसका बेटा उसामा शहाब उसी राजनीतिक पार्टी आरजेडी से उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपराधी तो मर गया, लेकिन क्या अपराध की वो विरासत आज भी जिंदा है? ये सवाल हमें उस इलाके में ताकत, सियासत और जुर्म के उस चक्र पर सोचने को मजबूर करता है जो शायद आज भी घूम रहा है।